हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आईडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधी जी का असहयोग आंदोलन। 1909 से 1919 के काल में भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख घटनाएं घटित हुईं। प्रथम, होम रूल या गृह शासन आंदोलन। द्वितीय, 1916 का कांग्रेस लीग समझौता। और तृतीय, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा। लेकिन इन घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण घटना थी महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने अपना सार्वजनिक जीवन 1893 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद की नीति का सफल विरोध करते हुए किया था। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही की ख्याति प्राप्त कर चुकने के बाद जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। भारतीय जनता गांधी जी से प्रभावित थी ही। गोखले के देहावसान, तिलक की रुग्णता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी व विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के उत्साह में कमी हो जाने के कारण भारतीय राजनीति का नेतृत्व स्वतः ही गांधी जी के हाथ में आ गया। अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। महात्मा गांधी जो पहले अंग्रेजों के सहयोगी थे, वह असहयोगी बन गए। गांधी जी के द्वारा भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया गया। गांधी जी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में जन धन की पूरी सहायता देने की अपील की थी। शासन के द्वारा भी उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई, किंतु कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए और उनके द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण से गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं जनता में घोर निराशा और असंतोष। युद्ध काल में भारत राष्ट्र ने ब्रिटेन को जन और धन से भरपूर सहायता दी थी और युद्ध से भारतीय राष्ट्रवाद को अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। अब भारतीय जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वप्न संजोने लगी थी, लेकिन कुछ घटनाओं ने जनता की आशा को निराशा और घोर असंतोष में बदल दिया। शासन के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती से और भारी मात्रा में धन की वसूली और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजर रहा था और इस स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी समझ रहा था। प्लेग, इन्फ्लुएंजा और अकाल की स्थिति में शासन की उदासीनता से घोर असंतोष था। दुखदायी बात यह थी कि युद्ध के प्रारंभिक चरण में जितनी तेजी और जोर जबरदस्ती से सेना में भर्ती की गई, अंतिम चरण में उतनी ही तेजी से छंटनी प्रारंभ कर दी गई। इससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए और जनता ने अनुभव किया कि यह सरकार घोर स्वार्थी है। रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार युद्ध काल के बाद भी आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियां अपने हाथ में बनाए रखना चाहती थी। अतः भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए रॉलेट एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। प्रमुख घटना है जलियांवाला हत्याकांड। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से करते हुए 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया, किंतु बाद में तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। सरकार ने कुछ स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं को आधार बनाकर दमन चक्र प्रारंभ करते हुए 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था। पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को प्रातः
अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने किसी कारण से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नज़रबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए। जनता ने इसका घोर विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रॉलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मरे और 2000 घायल हुए। इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब को आतंकित करना था। इसके बाद भी सैनिक शासन घोषित कर अमानवीय व्यवहार और दमन जारी रखा गया। मनमानी गिरफ्तारियां, कोड़ों की मार और मई की तपती दोपहरी में विद्यार्थियों को 16-16 मील तक मार्च कराना दमनकारी शासन के अंग थे। इसका प्रभाव क्या रहा? इस दुर्घटना का राष्ट्र के मन और मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। हत्याकांड के प्रभाव के संबंध में थॉमसन और गैरेट लिखते हैं, अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, लगभग वैसी ही महत्वपूर्ण जैसा कि 1857 का विद्रोह। एक घटना है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई, लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए उसका परोक्ष समर्थन किया। ब्रिटिश लॉर्ड सभा और आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। यह सब कुछ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कना था और इससे उदार भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची। एक घटना है खिलाफत आंदोलन। महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की थी उसके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के मुसलमान के अधिकार छीन लिए गए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत अधिक विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन, खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना का आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और सभापति लाला लाजपत राय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी को शांतिमय और अहिंसक आंदोलन करने के समस्त अधिकार दे दिए गए। ये थी असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। अगले लेक्चर में हम देखेंगे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति। धन्यवाद।